ख्वाजा बरदरान की ज़मानत के हवाले से बात कर लेते हैं पहले कि ख्वाजा बरदरान की ज़मानत के तफसीली जो फैसला है उससे नैब जो कुछ लिखा गया, अपोजिशन इसे बुनियाद बनाकर, आपको पता ही है कि हुकूमत पर बहुत ही तनकीद कर रही है। बहरहाल इस तरह के फैसलों से तहरीक इंसाफ के एहतसाब के बयानिए को धचका तो लगता है, तो क्या बेहतर ना होगा कि काबीना इजलास में इस पर कोई बातचीत हो जाए? हुकूमत क्या कहती है इस हवाले से? देखिए, बात यह है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसकी एक मीडिया के हवाले से या उस तरह से तो अहमियत है, लेकिन कानूनी तौर के ऊपर कोई बहुत बड़ी सब्सटेंटिव चेंज जो है वो नहीं आएगी। क्योंकि इससे पहले भी अगर आप देखें तो नैब के स्कैंडल तो 97 में नवाज शरीफ साहब ने नैब बनाया था। उसके बाद जो सबसे बड़ा स्कैंडल आया वो आया जब सैफुर रहमान और मलक क़यूम साहब की गुफ्तगू जो है वो लीक हो गई। उसके बाद भी अगर नैब को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो वैसे ही चलता आ रहा और अब तक चलता आ रहा है, इन ऑब्जर्वेशन से भी उनकी कानूनी उसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर आप तब्दीली वाले हैं ना, आप तब्दील करें। एक चीज़ इतनी एक चीज़ मुतनाज़े हो गई है फवाद साहब, तो आप लोग ये सहरा नहीं लेना चाहेंगे अपने सर कि इस सिलसिले में कोई वाकई रिफॉर्म्स की जाएं या फिर इसे चेंज किया जाए, जब सभी को एतराज़ है आपके वजूद पर भी और इसकी परफॉर्मेंस पर भी? देखिए, मैंने तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी ये कहा था, डेमोक्रेसी जो होती है ना वो बिल्कुल ऑपोजिट ये नहीं होता कि एक दूसरे के पीछे जो है वो हर वक्त आप पिस्तौल लेके लगे रहे। डेमोक्रेसीज में अपोजिशन और गवर्नमेंट को एक मिनिमम कॉमन एजेंडा बनाना होता है और मिनिमम चीजों के ऊपर इत्तेफाक होता है कौमों का, फिर आप आगे चलते हैं। मसलन आप एल गोर और बुश का केस देखें। एल गोर बहुत पॉपुलर थे, अगर वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस वक्त ना मानते तो अमेरिका डिवाइड हो जाता ऊपर से लेके नीचे तक, लेकिन उन्होंने उसको माना। और अमेरिका में या जहाँ जहाँ मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं वहाँ पे बहुत दफा आप ये देखेंगे कि लीडर्स अपने आगे चल के जो है वो चीजें मानते हैं, करते हैं। सो मैंने तो ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कहा था कि एक मिनिमम कॉमन एजेंडा जो है हुकूमत और अपोजिशन को बनाना चाहिए, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एहतसाब का तरीका क्या हो। क्या हम करें कि जिसके ऊपर हुकूमत का और अपोजिशन का इत्तेफाक होगा कि ये अगर इदारा कर रहा है तो इसको मुकम्मल वो बिल्कुल सही कर रहा है और मेरिट के ऊपर है। अभी जो है वो जब जिस पे केस बनता है वो बोलता है, जिस पे नहीं बन रहा होता वो चुप बैठा रहता है। अच्छा, ये बताइएगा कि काबीना इजलास में कुछ वज़रा से मुताल्लिक़ रिपोर्ट्स आई थी कि उन्हें हुकूमत की मौशी टीम और पर्टिकुलरली जो मीडिया टीम है, खैर माशाल्लाह वैसे भी और क्या बात करें, हर रोज़ ऐसा लगता है एक नया स्कैंडल या एक नया बहरान सामने आ जाता है और सितारे गर्दिश में नज़र आते हैं, उन पे एतराज़ हैं। तो क्या आप इन शिकायत से मुत्तफ़िक हैं? आपको लगता है कि अब चीज़ों पर वाकई बैठ कर गौर करने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन? फ्रेंकली गवर्नमेंट जो होती है ना ये बहुत एक बड़ी मशीन है, इसको रोजाना नए चैलेंजेस आते हैं। एक मुल्क हम मुल्क भी कोई अल्हम्दुलिल्लाह छोटा मुल्क तो नहीं है, 22 करोड़ आबादी का मुल्क है, छठा बड़ा दुनिया का मुल्क है। सो हमारे रोज के चैलेंजेस होते हैं, रोज को आपको अपनी स्ट्रेटजीज बनानी होती हैं, रोज की रोज जो है वो आपने उस मसाइल जो है उसको हल करना होता है। तो ये तो चलती रहती हैं चीजें, इससे मतलब ऑब्वियसली रोजाना गौर करने की जरूरत होती है। अच्छा फवाद, आपका ये बयान सामने आया था कि आपकी नज़र में हुकूमत को अपोजिशन से नहीं, हुकूमत से ही यानी खुद से ही खतरा है। तो व्हाट डिड यू मीन बाय दैट? हम चाहते हैं आप थोड़ी सी इसकी क्लैरिटी दे दें कि क्या परफॉर्मेंस इतनी ख़राब है या कोई साजिश हो रही है? मतलब व्हाट आर वी सपोज टू टेक फ्रॉम दिस? नहीं, मैंने जो बात की थी मैंने ये कहा था कि जो इस वक्त अपोजिशन है ना, PMLN और पीपल्स पार्टी, उनकी कोई पॉलिटिकल कद नहीं है, ना ही वो हुकूमत के लिए कोई चैलेंज है। क्योंकि देखिए अभी तो PMLN में चूंकि हमारे मुल्क में पॉलिटिकल पार्टीज छोटी हैं और पॉलिटिकल लीडर बड़ा होता है पॉलिटिकल पार्टी से, तो जब भी कोई पॉलिटिकल लीडर की तब्दीली होती है तो वो पार्टी जो है वो पूरी बैठ जाती है। PMLN इज नाउ अ क्लासिक एग्जांपल, जहाँ पे नवाज शरीफ साहब जो है बाहर चले गए हैं, अभी उनको समझ नहीं आ रहा कि किसने लीड करना है। एक दिन मरियम नवाज आ जाती हैं, दूसरे दिन शहबाज शरीफ आ जाते हैं, तीसरे दिन फरहान अब्बासी आ जाते हैं, फिर ख्वाजा आसिफ आ जाते हैं। सो ये मैंने कहा था कि अपोजिशन इस वक्त कोई इशू नहीं है, इशू सिर्फ ये है कि हमने PTI ने जो अपनी और हमारी परफॉर्मेंस PMLN और पीपल्स पार्टी से तो बहुत बेहतर है। तो ये है कि हमने चूंकि एक्सपेक्टेशंस लोगों की बहुत ज्यादा है PTI से, अनरियलिस्टिक भी हैं उसको अनरियलिस्टिक दावे थे ना, बहुत ही बुलंदोबांग दावे थे, तो उसकी वजह से फिर लोग हर्ट ज्यादा होते हैं। तो फिर एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाती हैं लोगों की। एक्सपेक्टेशन लोगों की ज्यादा है और लोगों ने असल में ये है कि PTI से उनकी उम्मीद ये है कि वो एक सी चेंज करेगी पाकिस्तान में।
और वो एक चैलेंज है हमारे लिए। फवाद साहब, वो उम्मीद आप लोग वजीर आजम की हर तकरीर उठा के देख लें, आजकल तो वैसे भी कोई भी इशू आ जाए, चाहे कल का वाक़या हो या और वाक़यात हों, उस पर वजीर आजम का बयान माजी का मौजूद होता है और वो उनकी मौजूदा जो हिकमत अमली है उसकी नफ़ी कर रहा होता है। खैर, लेट्स नॉट गो इनटू दैट, लेकिन ये बता दीजिए, अपेरेंटली वसीम अकरम प्लस साहब जो हैं उनको दोबारा से आशीर्वाद हासिल हो गया है वजीर आजम साहब का, एंड ही इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। तो आपको लगता है कि पंजाब जो मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है वो इस तरह से उस्मान बुज़दार साहब और उनकी टीम की क़यादत में तरक्की करता रहेगा और PTI को इसका कोई सियासी नुकसान नहीं होगा? नहीं, ये तो खैर एक पॉलिटिकल एनालिसिस की बात है, और उसमें देखें, जब प्राइम मिनिस्टर का एतमाद अगर चीफ मिनिस्टर को हासिल है या मिनिस्टर्स को हासिल है तो वो काम करेंगे, चलते रहेंगे। ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब का अपना एक एनालिसिस होगा कि वो देखेंगे कि इसका उनको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है।